हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉजिटिवली अभी जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप इजीली देख सकें। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन फिजिक्स, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द क्वांटिटी. Order of magnitude of a quantity is the power of 10 which gives us a value nearest to the actual value of the quantity. किसी भी क्वांटिटी की अगर मुझे नियरेस्ट वैल्यू या नियरेस्ट वो निकालनी है ना, 10 की पावर की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि अगर 1 है उसे मैं 10 की पावर में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि 10 की मैं कितनी पावर करूँ कि वो या तो 1 बने या 1 के नियरेस्ट बिल्कुल नेबरिंग नंबर बने, है ना, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 हो। तो 1 की पावर कितनी करेंगे हम? 10 की पावर 0 अगर हम लोग करते हैं तो कितना बनता है? 1 बनता है। तो इसी को अगर हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखें तो वो क्या होगा? 10 की कितनी पावर की है मैंने? 0। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा इसमें 0। इसी तरह अगर मैं 49 लेती हूँ और 49 को 10 की पावर में एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ तो क्या आएगा कि 4.9 में लिख दूंगी इसको इंटू 10 की पावर 1। ये आप इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब जब आपकी ये वाली जो सी क्वांटिटी है 10 से दूसरी क्वांटिटी जो आपकी 4.9 है, अगर ये लेस देन 5 है तो इसे मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगी? 1। अगर ये 5 और ग्रेटर देन 5 है तो उसे मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगी? 10। तो यहाँ जो 4.9 है विच इज़ लेस देन 5, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर जो 1 थी वो तो रहेगी ही रहेगी। इसे आप सॉल्व करें तो आप देखें तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका क्या बनता है? 10 की कितनी पावर प्रेजेंट है यहाँ? 1। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका होगा 1। तो अब तक आपको ये तो पता लग गया होगा कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं दैट इज द पावर ऑफ द 10। 10 की कितनी पावर करें हम कि जो आपको नंबर गिवन है वो वैल्यू आपकी मिले आपको या उसकी नियरेस्ट वैल्यू मिले, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर आपको 5.1 दिया जाए, सॉरी 51 दिया जाए, तो उसे आप क्या करोगे? 10 की पावर में नियरेस्ट पावर ऑफ 10 की कैसे एक्सप्रेस करोगे उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5.1 इंटू 10⁻1। अब देखिए जो आपकी 5.1 क्वांटिटी है वो क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो उस केस में अब आप यहाँ क्या लिखोगे? 5.1 की जगह 1 ना लिख करके अब आप 10 लिखोगे, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था आपकी 4.9 जो थी विच इज़ लेस देन 5 थी, दैट्स वाई यू हैव रिटन 1 हेयर। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे कि 5.1 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसीलिए यहाँ 10 आएगा इंटू 10⁻1 पहले ही प्रेजेंट है। तो अगर आप इन दोनों पावर्स को ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास? 10⁻2, दैट इज़ 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका? 2, क्योंकि 10 की पावर देखनी है। जो आपकी 10 की पावर होगी वही आपका क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। सिमिलरली आपको अगर 499 को रिप्रेजेंट करना तो वो क्या हो सकता है? 10 की पावर में इन एक्सप्रेस्ड नियरेस्ट पावर ऑफ 10 अगर आपने करना है रिप्रेजेंट तो वो कितना होगा? 4.99 इंटू 10⁻2। ये 4.9 क्या है? लेस देन 5 है, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन 1 हेयर। और इसके बाद जो 10 का स्क्वायर है वो एज सच रहेगा। अगर अब मैं इसमें से बताऊं कि कितना होगा ओवर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अब तक तो आपको पता लग ही चुका होगा कि ये कितना होगा? 2 होगा। सिमिलरली आप इसी तरह प्रोसीड कर सकते हैं आगे की सिचुएशंस के लिए भी, और जो आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो आपको मिलता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी में आता है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजरमेंट करने के एक हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड हैं, डायरेक्ट इक्विपमेंट्स की यूज़ से हम जो डायरेक्ट अपना लेंथ है उसको मेजर कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका मीटर स्केल। लेकिन मीटर स्केल की क्या है? अपनी एक लिमिटेशन है कि वो एक स्पेसिफाइड मतलब रेंज तक ही आपकी जो लेंथ है उसको मेजर कर सकता है। ये नहीं कि आप कितनी ही छोटी लेंथ उससे मेजर कर लें, कितनी भी छोटे डायमेंशन उससे आप करेक्टली मेजर कर लें, ऐसा नहीं होता। तो दैट्स वाई आपका सबसे पहले जो मीटर स्केल है उसकी रेंज कितनी होती है मेजरमेंट की? उसकी होती है 10⁻2 मीटर टू 10⁻−3 मीटर्स। सिर्फ इसी रेंज के बीच तक आपकी जो लेंथ है वो डायरेक्ट मीटर स्केल से मेजर हो सकती है। अगर आपके जो डायमेंशंस हैं वो इससे छोटे हो गए अप टू 10⁻⁻4, तो हमें उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? वर्नियर कैलिपर। इसी तरह अगर आपके जो डायमेंशंस हैं वो फर्दर छोटे हो जाएं, कितने हो जाएं? अप्रॉक्स या अबाउट 10⁻−5 मीटर, उस केस के अंदर हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? स्क्रू गेज। ठीक, अब ये तो थे आपके डायरेक्ट मेथड्स, लेकिन कई मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं।
वो क्या है, क्योंकि बहुत लार्ज आपको अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है जहाँ आपका ये इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसमें जो आपके अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं वो चलते हैं। जैसे प्लानिटरी डिस्टेंस आपने मेजर करना है कोई, तो उस केस में जो आपके इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होंगे, आप अप्रॉक्स कर सकते हो कि इतनी डिस्टेंस या इतना हाइट होगा, करेक्ट नहीं होगा वो, नियर अबाउट होंगे, है ना, अप्रॉक्स होंगे। तो इसी तरह अगर मान लो आपने देखना है कि एटॉमिक डायमेंशंस पता करने हैं, है ना, या एटॉमिक सेपरेशन डिस्टेंस वगैरह पता करना है, तो ये सब माइक्रो वर्ड्स के अंदर जो चीज़ें आ गई, तो वहाँ भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट मेथड्स चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ भी कोई इक्विपमेंट नहीं है कि जिससे आप बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशंस पता कर ले। तो फर्स्ट हमारा मेथड है इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड। आप सब ने इको के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन जैसे लाइट में होता है, उसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है कि जो आपकी जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से जा करके फिर क्या करती है, किसी ऑब्स्टेकल से टकरा करके वापस आती है और फिर आपको वही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, जिसे हम लोग इको कहते हैं। आप यहाँ देखिए, सपोज वी हैव अ पॉइंट P which is at a distance x from a hill, ठीक। So if you send a sound wave from P to the hill, on striking with the hill it will come back and will cover the same distance। अगर P से हिल तक जाने में x डिस्टेंस ट्रेवल किया था आपकी साउंड वेव ने, तो क्या होगा, जब इसे टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो वो उतना ही इक्वल डिस्टेंस x ही तो कवर करेगी P तक पहुंचने में। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट टू कैलकुलेट ये डिस्टेंस x 2x कैलकुलेट करने के लिए 2x हो गया ना ये टोटल डिस्टेंस, क्योंकि P से हिल तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ x, तो हिल से P तक वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ x, तो इन टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2x। तो टू कैलकुलेट दिस 2x डिस्टेंस t बिटवीन द शॉट एंड हियरिंग ऑफ इट्स इको एट P इज मेजर्ड, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो इसमें जो हमारा सिंपल डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम रिलेशन है वो हम रखेंगे। उसके बाद आपको पता है डिस्टेंस कितना था आपका 2x था, x प्लस एक्स, velocity let it be small v and t be the representation of time। On solving we'll come to know the distance between the observing point and the hill, which is x is equals to v into t by 2, which is quite simple। ये आपका जो सिंपल फॉर्मूला है जो आप 9th क्लास से करते आ रहे हो वही। तो इसकी मदद से विद द ये इको मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि जो आपका ऑब्स्टेकल था, ये जो आपका ऑब्जेक्ट था वो कितनी दूरी पर है जहाँ आप खड़े हो वहाँ से, जहाँ से आपने कोई भी साउंड मटेरियल प्रोजेक्ट किया। नेक्स्ट आता है लेज़र मेथड। लेज़र मेथड भी सेम ही उस पर काम करता है, लेकिन इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ऑफकोर्स उसको सेंड किया जाता है। दिस मेथड इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ बाय यूजिंग द सेम मेथड ऑफ इको। The laser beam transmitted from the earth is received back on the earth after reflected from the moon। लेकिन यहाँ velocity v की जगह हम लोग क्या लेंगे c, क्योंकि c इज़ द velocity of light। लाइट की बात हो रही है, ठीक, तो इसमें जो velocity c होएगी, बाकी जो आपका जो कंसेप्ट है वो सेम है। वहाँ क्या था, आपने साउंड वेव जो साउंड भेजी थी, ठीक है, इको कराने के लिए। यहाँ क्या आप लेज़र लाइट को भेज रहे हो, कहाँ से कहाँ, आप अर्थ से मून पे, ताकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पता कर सकें। जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, वो सेम रहेगा, बस यहाँ x में c इंटू टी बाई 2 हो जाएगा, वेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट गिवन बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, ठीक। अब आता है हमारा थर्ड, इसी में जो मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, वो है रडार मेथड। रडार मेथड की जो फुल फॉर्म है रडार की, वो क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दिस इज It is used for the detection of an object like aeroplane and measuring its distance from radio waves. This method is also based upon the principle of echo। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको पता है रेडियो स्टेशंस होते हैं ना, जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं। जो रेडियो आपका कोई भी जो रेडियो स्टेशन होता है वो क्या करता है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है सभी डायरेक्शन के अंदर। मान लीजिए ऊपर से कोई स्काई से कोई प्लेन जा रहा है या कोई और ऑब्स्टिकल जा रही है, तो क्या करेंगी, ये जो रेडियो वेव्स हैं, अगर एट दैट मोमेंट है ना, जब ये ट्रांसमिट हो रही है, वहाँ से कोई ऑब्स्टेकल, कोई प्लेन वगैरह गुजर रहा है, तो ये जो रेडियो वेव्स हैं वो आपकी उस प्लेन को टकरा करके ट्रांसमिट हो जाएंगी, वापस रिफ्लेक्ट होके आपके पास रिसीविंग स्टेशन पे आ जाएंगी। बेस्ड ऑन दैट जो टाइम इंटरवल है बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द रेडियो वेव्स जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्यूरेटली, और बता सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे, कितनी हाइट पे जो आपका प्लेन है वो मूव कर रहा है। सेम फॉर्मूला है, सेम कॉन्सेप्ट है, द ओनली थिंग इज इसमें आप लोग रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसी तरह फोर्थ जो आपका मेथड है वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
दिस मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट अंडर वाटर एंड मेजरिंग इट्स डिस्टेंस यूजिंग अल्ट्रासोनिक। जो रडार था उसमें हमने रेडियो वेव्स सेंड की थी, है ना, जो वापस ट्रांसमिट होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आई थी, फिर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। सोनार में क्या होता है, हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं। अंडर वाटर हम लोग क्या कर रहे हैं, और क्यों यूज़ होता है ये, बेसिकली अंडर वाटर ही यूज़ होगा। मतलब मान लो कोई आपके नीचे सबमरीन है, यू वांट टू लोकेट दैट, है ना, कोई आपका शिप ड्रॉन्ड शिप है ना, या फिर आपकी सरफेस ऑफ द जो सी है ना, समुद्र तल की कितनी नीचे है वो, ये पता चलाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ साउंड वेव्स भेजते हैं, मतलब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं। ठीक, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जब नीचे जाकर किसी भी सबमरीन, किसी भी ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं आपके रिसीविंग स्टेशन पे, जिसकी मदद से आप दोबारा वही डिस्टेंस, क्योंकि जितना डिस्टेंस उन्होंने ऊपर सरफेस से नीचे सी के सरफेस पे जाने पे लगाया है, इसी या सबमरीन तक पहुंचने पे लगाया है किसी भी ऑब्स्टेकल पर, तो उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगी ऊपर सरफेस पे आने के लिए, विच इज़ 2x। वही सेम कॉन्सेप्ट लगा करके आप लोग क्या कर सकते हो, इसका भी डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो ये जो तीनों मेथड मैंने अभी तक पढ़े हैं, रडार, सोनार, लेज़र हो गया या आपका इको मेथड हो गया, इनमें फॉर्मूला आपका सही सेम ही लग रहा था, वो डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी रिलेशन। बट डिफरेंट क्या था कि आप हर जगह डिफरेंट वेव सेंड कर रहे थे। कहीं आप रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हो, कहीं आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर रहे हो, या कहीं आप लेज़र लाइट का यूज़ कर रहे हो। ठीक, और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, कहीं तो आपका जो पर्पज़ था कि वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा, ये सोनार हम अंडर वाटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक, और जो आपका रडार था वो स्काई के लिए ऊपर यूज़ किया था सरफेस पे। तो इस तरह दिस वाज द मेथड। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। ये भी अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स के अंदर ही आता है। ये मेजर किसी भी टावर की, किसी भी हाई बिल्डिंग की, ट्री की अगर हमें हाइट पता करनी है तो हमें ये ट्रायंगुलाइजेशन मेथड बहुत सफिशेंटली अच्छा होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट को पता कर सकते हैं। अगर आप देखें इन फिगर ए बी एज इट इज़ रिटन, ए बी जो सा आपके फिगर में है, ये हाइट है विच इज़ टू बी मेजर्ड, जिसे हमने मेजर करना है। लेट ओ बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे हम खड़े होकर के इस हाइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक ऑपरेटर्स होता है, आई डो नॉट नो वेदर यू पीपल नो अबाउट इट और नॉट, लेकिन ये ग्रेजुएशन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बकायदा। सेक्सटेंट नाम का एक आपका ऑपरेटर्स होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट की हाइट पता करते हैं। ठीक, तो आपके ओ पॉइंट पे मैं आपका ये जो ऑपरेटर्स है वो फिक्स करूँगी, और जो एंगल मेरा निकल के इस ऑपरेटर्स की मदद से मैं क्या मेजर करूँगी, बेसिकली मेरा ये एंगल निकल करके आएगा ए ओ बी। एक बार मुझे ये एंगल पता लग गया तो उसके बाद मैं ट्राइंगल के अंदर tan थीटा का रिलेशन डेवलप करके मैं क्या कर सकती हूँ, हाइट ईजिली मेजर कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, ए बी इज़ द परपेंडिकुलर हाइट हेयर एंड ओ बी इज़ द बेस विच इज़ एट डिस्टेंस x। अच्छा, सबसे मेजर बात आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि जिस बिल्डिंग, जिस भी किसी हाइट का, किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने जो हाइट पता करनी है, उसके बेस से यानी उसके फुट से लेकर के आपका जो एपरेटस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको नोन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ x है, ऐसी सिचुएशन भी आगे आपके पास आएगी कि जब ये जो डिस्टेंस है वो आप अननोन होगा, तो उस केस में इस मेथड को कैसे मॉडिफाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर यहाँ सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमें x नोन है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल मेथड है, h इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा, यू कैन ईजिली डेवलप। तो ये जो h की वैल्यू है इस मेथड से आपकी ईजिली निकल सकती है। ठीक, तो ये आपका था ट्रायंगुलाइजेशन मेथड था, किसी की भी हाइट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की, बिल्डिंग की, ट्री की हाइट पता करने के लिए था। अच्छा, अब यहाँ तो x नोन था, बट इन सर्टेन केस इफ़ x इज़ नॉट नोन, ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि आपको डिस्टेंस ही ना पता हो। मान लो आप, ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग क्या करें, जहाँ आप खड़े हो, ठीक है, वहाँ बीच में क्या है, आप जहाँ खड़े हो उसके आगे बीच में नदी है, और नदी के दूसरी तरफ आपका कोई ट्री है, कोई बिल्डिंग है, कुछ है। अब आपको वो उसकी हाइट पता करनी है, अब क्या करोगे, आपको बीच का डिस्टेंस थोड़ी पता है ना, और वो डिस्टेंस जो मेजर करना इतना सिंपल भी नहीं है। तो उस केस में आप लोग क्या करते हो, इस मेथड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो उस केस में जहाँ एक्स नोन ना हो, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इनअसेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अ टावर और अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर इज इनअसेसिबल, क्योंकि एक्स नहीं पता कर सकते उसमें। तो उस केस में, इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट के केस में, अगर आप हाइट एच पता करना चाहते हो, वी होल्ड द सेक्सटेंट एट एनी पॉइंट सी एंड कैलकुलेट ए सी बी।
आपका जो ऑपरेटस है ना, जो जिसकी मदद से हमने पहले थीटा कैलकुलेट किया था, उसे हम कहाँ करेंगे, सी पॉइंट पे आपका होल्ड कर लेंगे और उसकी मदद से ए सी बी थीटा वन जो है आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब क्या है करेंगे आप अपने ऑपरेटर्स को मूव करके सी से डी पॉइंट पर लेकर के आएंगे, कोई भी एक और पॉइंट डी विच इज़ एट डिस्टेंस एक्स टू एक्स फ्रॉम सी। तो यहाँ जो सी से डी का जो डिस्टेंस है वो तो आपको नोन होगा, भले ही वो बी से सी या बी से डी का डिस्टेंस आपको नोन ना हो। तो पहले आप सी पे निकालेंगे थीटा वन विद द हेल्प ऑफ दैट ऑपरेटर्स, फिर आप उस ऑपरेटर्स को मूव करेंगे थ्रू सम नोन डिस्टेंस एक्स एंड इट विल कम टू द पोजीशन डी, और फिर डी पर सेटअप लगा करके वहाँ आप थीटा टू कैलकुलेट करेंगे। इस तरह आपके पास दो थीटा आ जाएंगे, दैट इज ए सी बी विच इज़ थीटा वन एंड ए डी बी दैट इज थीटा टू। ठीक, अब आप क्या करोगे, इस तरह ट्राइंगल ए सी बी के अंदर आप लोग दोबारा कोट का रिलेशन डेवलप करोगे विच इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज सी बी अपॉन ए बी। इसी तरह ट्राइंगल ए डी बी के अंदर क्या होगा आपका, बी डी अपॉन ए बी। ठीक, अब ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। तो इन सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, टू में से टू को वन से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, कोट थीटा वन माइनस कोट थीटा टू। इन्हें मैं सिंपल अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया, ए बी कॉमन है यहाँ। अब देखेंगे सी बी माइनस डी बी जो आया है, सी बी पूरा है माइनस डी बी, ये अगर मैं कम कर दूँ तो ये रह जाएगा पोर्शन, ये सी डी रह जाएगा। जो सी डी की वैल्यू है वो एक्स है, वो मुझे ऑलरेडी नोन है। ए बी मेरी हाइट है, एच जो मैंने लेकर के चली थी वो मेरी एच है। तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, इस एच को एक तरफ ले जाती हूँ जिसे मुझे जो अननोन है जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो फाइनली मेरे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्स अपॉन कोट थीटा वन माइनस कोट थीटा टू। तो ये उस केस में था जब आपका डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी आपको नोन नहीं है, इनअसेसिबल है ऑब्जेक्ट, उस केस में ये जो मेथड है कोट वाला लगाएंगे। अदरवाइज अगर आपको एक्स नोन है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट एंड द पोजीशन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, एक्स अगर नोन है तो आप पिछला 10 वाला ही यूज़ करेंगे मेथड। अब नेक्स्ट हमारे पास अननोन क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ही नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड for the large distance such as distance of a planet or a star from earth can be measured by this method। ठीक, पैरालैक्स मेथड क्यों दिया है ऐसे नाम, पैरालैक्स इज द नेम गिवन टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to the background of when seen from the two different position, the distance between the two position is called basis। अच्छा, अगर आप एग्जांपल देखें, अगर आप किसी भी पेन को अपनी आईज के आगे होल्ड करते हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले उसे लेफ्ट आई बंद करके राइट से ऑब्जर्व करेंगे उसी पेन को, फिर क्या करेंगे आप इसी पेन को क्या करते हैं, राइट आई बंद करके लेफ्ट से ऑब्जर्व करते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ये महसूस करेंगे कि देयर इज़ अ चेंज इन द बैकग्राउंड, देयर इज़ अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द पेन विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, ये आपको फील होगा। तो ये जो चेंज फील हो रहा है ये किसकी वजह से है, इसे ही हम पैरालैक्स बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके लिए एल है, ये आर है, यानी दो पोजीशन है आपकी जहाँ से आपने एक कॉमन ऑब्जेक्ट ओ को ऑब्जर्व किया, ठीक, और एल और आर के बीच में या लेफ्ट राइट आई के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बी बेसिस बोलते हैं। तो कहीं पहले आपने लेफ्ट पोजीशन से किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया विच वॉज एज डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एल, सिमिलरली फिर आपने क्या किया, राइट साइड से ऑब्जर्व किया किसी भी ऑब्जेक्ट को विच इज़ एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द आर अगैन, तो आपको उसमें उन इन दोनों की में पोजीशन चेंज दिखेगी विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। एल की से आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको पोजीशन कुछ और लगेगी ऑब्जेक्ट की, और जब आप राइट आई से या राइट साइड से उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक स्लाइट चेंज नज़र आएगा। ऐसा होता नहीं है, ये एपरेंट है, हमें लगता है, अपीयर होता है ऐसा। तो ये जो एल और आर के बीच का डिस्टेंस होता है विच इज़ कॉल्ड बी एंड एल ओ आर इज एन एंगल थीटा। So this shift in the position of the object when viewed from two eyes keeping one eye closed at a time is called parallax, and the distance between the left eye and the right eye in this case is basis। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमने आपको करके दिखाया है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज चूजन एज अ बेस लाइन। हमने यहाँ एक बेस लाइन लिया है, पहले हमने माना कि हमारा जो अर्थ था, ठीक है, वो ए पोजीशन पे था और फिर थोड़े टाइम बाद रोटेट करके वो कहाँ पर आया, बी पोजीशन पे, और ये दोनों के बीच में जो लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करिए पोजीशन को। एन जो है अब आपका एक कोई भी नियर बाय स्टार है जिसका डिस्टेंस आपने निकालना है कहाँ से, ए से निकालना है।
और बी से निकालना है, ठीक है। तो और एफ हमने लिया है फार अवे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या होगा, जो आपका फार अवे स्टार है उसकी पोजीशन हम लोग पता लगाएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से। उसकी मदद से हम लोग जो ये थीटा 1 है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जितना हमारा थीटा 1 होगा बाय ज्योमेट्री उतना ही ये होगा एंगल, जितना FAN होगा उतना ही एंगल ANS होगा, दोनों थीटा 1 होंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी मदद से आप FBN कैलकुलेट करेंगे। तो जितना थीटा 2 होगा आपका उतना ही आपका ये थीटा 2 इधर वाला भी होगा, दैट इज SNB भी आपका सेम होगा एज दैट ऑफ द NB एंड F। ठीक, तो आपने देखा कि पहले जो आपकी अर्थ कहाँ थी, A पोजीशन पे थी। 6 मंथ बाद अगर आप देखें कि अर्थ आपकी कहाँ है, B पोजीशन पे, तो उस केस में उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज किया हमने कि पहले थीटा 1 था उसका और जो एंगल वो इंक्लाइन कर रहा था नियर बाय ऑब्जेक्ट के साथ, और फिर वो क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। अब दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, ये कंप्लीट लूँ, दैट इज ANB, ये कितना आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 विच इज़ द सम ऑफ दैट एंगल ANS प्लस एंगल SNB। अब आपको एक रिलेशन बताया है एंगल और रेडियस के बीच में, दैट इज एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है आपका, थीटा 1 प्लस थीटा 2, आर्क कितनी है, ये दैट इज AB इज द आर्क, और रेडियस कितना है, AN इज द रेडियस। इसे क्या लेंगे, आपका रेडियस लेकर के चलेंगे हम लोग। तो आपके पास फाइनली जो AN आएगा, जो डिस्टेंस हमें निकालना चाह रहे हैं बिटवीन अर्थ एंड अ नियर बाय स्टार, उसको हम लोग ने AN लिया है, तो AN को एक तरफ रख लें हम। बाकी जो रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, AB अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब जो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय स्टार फ्रॉम द अर्थ आ जाएगा। ये था आपका पैरेलैक्स मेथड। अच्छा, इसमें एक और चीज़, AB अब आपको पता कैसे चलेगा। AB जो जनरली होता है हमारा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बताता है आपको, इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ विच इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। अब जो AB होता है वो कितना होता है आपका, 2AU होता है, दैट इज 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11, इट विल कम आउट टू बी 3 इंटू 10⁻11 मीटर्स। तो यहाँ हम इजीली AB सब्सटीट्यूट करके थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट करके हम AN जो सा है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड अ नियर बाय स्टार। 7th जो मेथड है हमारा, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार विच इज मोर देन 100 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी जो भी स्टार आपका 100 लाइट ईयर से ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है अर्थ से, उसे हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। वी कंपेयर द आपको पता होगा कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता है कि इंटेंसिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्विंग पॉइंट। ठीक, यानी कि आपको पता है कि कोई भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है, अगर वो क्या है आपके ऑब्जर्विंग पॉइंट से दूर जाता जाएगा, यानी R जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे हमारी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस कम करूं, यानी अगर मैं आपके लाइट सोर्स और ऑब्जर्विंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर दूं, तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ब्राइटनेस आपको ज़्यादा दिखेगी। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। वी कंपेयर द इंटेंसिटी I1 ऑफ अ फेंट इमेज ऑफ अ फार ऑफ स्टार। ऑफकोर्स जो लाइट दूर से आ रही है R ज़्यादा है, फार ऑफ स्टार है, तो इंटेंसिटी तो कम होगी ही होगी उसकी, ठीक है, वो फेड दिखेगा आपको। और ऑन अ फोटोग्राफी प्लेट टू द इंटेंसिटी I2 ऑफ अ ब्राइट इमेज ऑफ अ नियर बाय स्टार। तो दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग, दोनों का I1 और I2 का अगर हम वो लेते हैं कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो वो कितना आएगा, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर यूजिंग द रिलेशन ऑफ दिस इन्वर्सली रिलेशन जो सा है दोनों के बीच में, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये तो ओबे करते हैं, इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। तो वहाँ से हम R1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, नोइंग द डिस्टेंस ऑफ द नियर बाय स्टार, एंड I2 I1 वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फार ऑफ स्टार। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें नियर बाय स्टार का डिस्टेंस पता है, दोनों की इंटेंसिटीज़ का जो रेशो है वो पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो नियर बाय स्टार है उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ठीक, अब आता है साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अब तक हमने क्या, हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज कैसे पता कर सकते हैं, हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं, 2 टेलीस्कोप होते हैं ना, एक तो टेरेस्ट्रियल होता है जो हम क्या करते हैं कि ऑन लैंड ही यूज़ करते हैं, एक जो सा होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को, प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉमेट्स वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है।
So size of an astronomical object like moon can be measured by astronomical telescope. Let O be the point of observation on the earth where it is fixed. Telescope is fixed at O is focused on moon when we observe the image of the moon. जिस पॉइंट पे हम अर्थ पे खड़े हैं ना, अर्थ पे अपना टेलीस्कोप लेके खड़े हैं और हमें क्या देखना है, मून देखना है। तो जब हमारे टेलीस्कोप में मून की इमेज फॉर्म होएगी, हम उसे इस पोजीशन पे सेट करेंगे कि मून की जो इमेज है वो सेट हो, है ना। और जहाँ पे हमें मून की इमेज जो है विजिबल होगी अच्छी, वो हम एंगल उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो थीटा होगा वो हम नोट करेंगे। और जो एस है वो क्या होगा, आपका एवरेज डिस्टेंस होगा बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बिटवीन मून एंड द अर्थ। और ए बी क्या है, इट इज़ द डायमीटर ऑफ द मून विच इज़ गिवन बाय द एस थीटा। ठीक, अगर ए बी कैलकुलेट करना है तो एस और थीटा हमारे पास नोन होने चाहिए। सो यूजुअली क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ऑफ अ मून एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून एंड इट इज़ गिवन बाय इट इज़ अबाउट 0.5 डिग्री। तो वो एंगल भी हमें थीटा पता चल गया कितना होगा, 0.5 डिग्री। जनरली एस इतना होता है ये। अगर आप ये पुट कर दें यहाँ, एस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें, है ना, तो आपके पास जो डायमीटर ए बी है मून का वो आ सकता है। अगेन ध्यान दीजिए कि जो सभी मेथड हैं वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट मेथड्स हैं। एग्जैक्ट मेथड नहीं इन्हें कहा जाएगा, तो क्योंकि इतनी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं चलती, वो अप्रॉक्सीमेशंस में चलती हैं। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है फॉर ये, अब तक हम लोग लार्ज डिस्टेंस, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स, इनकी बात कर रहे थे, दूर बड़े जो बल्क में थे, है ना, मैक्रो वर्ड की बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं माइक्रो वर्ड की, जिसमें हम स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो आता है फॉर एस्टिमेटिंग द स्मॉल डिस्टेंस, वो आता है साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर हमें किसी भी साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल पता करना है तो उसमें हम लोग एक मेथड है हमारे पास, वो कौन सा है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का, यह एवोगैड्रो मेथड। तो दिस मेथड इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज साइज ऑफ द एटम। ये मेथड जो सा है अप्रॉक्स एटॉमिक साइज पता करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि 10⁻⁻10 दैट इज़ नैनो स्केल में जो चलता है वो किसका एटॉमिक साइज होता है। और जब आप फर्मी स्केल पे पहुंच जाओ, दैट इज़ 10⁻⁻15 मीटर्स, तो वो आपका क्या होगा, फिर न्यूक्लियर साइज हो जाता है। हमें पता है कि जो एटम्स हैं दे लाई पैक्ड इन एनी सब्सटेंस इन अ सच अ वे दैट एम्प्टी स्पेसेस आर लेफ्ट इन बिटवीन देम। अच्छा, आपको पता है कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से लिंक होकर के, कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, एक पूरा सब्सटेंस बनाते हैं आपका। अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस आपने लिया, आप हमेशा ये तो नहीं कहते कि पूरे के पूरे इसमें जो आपके एटम्स हैं वो भरे हुए हैं, कोई स्पेसेस है ही नहीं। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की बात आती है, डिपेंड करता है कि किसी में ज़्यादा होंगे किसी में कम। जैसे सॉलिड में तो इंटर एटॉमिक स्पेसेस बहुत कम होते हैं, लिक्विड में थोड़े ज़्यादा हैं, फ्लूइड्स में बढ़ते चले जाते हैं ऐसे ही, है ना। तो लेकिन देयर आर सम फाइनाइट स्पेसेस इन बिटवीन दैम। ठीक, तो एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस थी वो क्या कहती थी कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम इन एनी मास ऑफ अ सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, अगर इसका अनुमान हमें लगाना है तो उसने बताया था कि वो कितने होते हैं, 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। सब्सटेंस का जितना वॉल्यूम होता है ना, उसका 2/3 कर दो, उतने क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें। अच्छा, अब मैंने स्मॉल एम क्या लिया है, मास ऑफ अ सब्सटेंस लिया है, वी इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दैट सब्सटेंस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विच इज गिवन बाय द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने कैपिटल एम को मैं क्या ले लेती हूँ, मोलिकुलर वेट ले लेती हूँ किसी भी सब्सटेंस का, और एन को क्या ले लेती हूँ, एवोगैड्रो नंबर ले लेती हूँ। ये मोल कॉन्सेप्ट में आता है आपका, कि अगर मुझे बताना है कि एम मास ऑफ द सब्सटेंस में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो कितने होंगे, एन इंटू एम अपॉन कैपिटल एम। अच्छा, ये कैसे हुआ, थोड़ा सा स्टेप देखिए। आपको पता है अगर जो मोलिकुलर वेट होता है किसी भी, अगर मैं इसको कैपिटल एम लेती हूँ, मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, एन, दैट इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं एक में लूँ यूनिट एटॉमिक यूनिट मास के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, एन अपॉन एम, और टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है, एम, तो उसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे, एम इंटू। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, दैट्स इट। अगर अब ईच एटम का रेडियस अगर आर है तो वॉल्यूम कितना होगा ईच एटम का, 4/3πr³। अब मुझे क्या निकालना है, कितने, ये तो एक एटम का हो गया ना, ये जो आपका वॉल्यूम हो गया, लेकिन टोटल एटम कितने थे आपके पास, ये थे। तो आपको इन एटम का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो 1 के वॉल्यूम को मैं टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
volume of all the atoms present in that substance. Now come to the Avogadro hypothesis. Avogadro hypothesis कहती थी कि volume of all the atoms is equals to the 2/3 of the volume of the substance in which these atoms are present. तो वॉल्यूम क्या है सभी एटम्स का, कितना आया है, इतना आया था, और ये किसके बराबर होता है, टोटल वॉल्यूम के 2/3 होता है, 2/3 इंटू वी, कैपिटल वी विच इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस. आप इस रिलेशन को क्या करो, सिंप्लीफाई करो, देन यू विल कैलकुलेट, यू कैन इजली कैलकुलेट आर विच इज़ द रेडियस ऑफ योर एटम विच विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10. इससे आपको क्या, आप इजली अनुमान किसका लगा सकते हो, एटॉमिक साइज़ का. ठीक, तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड था जिसके ज़रिए आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एटॉमिक डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो. सो विल स्टॉप हेयर. जहाँ तो आज मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया हमने डिफरेंट डायमेंशंस को कैलकुलेट करने में. सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल. और किसी भी तरह की अगर क्वेरीज या क्वेश्चंस होंगे आपके तो यू कैन यूज़ द कमेंट बॉक्स एज वेल. थैंक यू सो मच. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.